गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने स्टार्ट किया था अबाउट द टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, मेथड्स ऑफ इंडेक्सिंग। उसमें मैंने रैपिड और सिंपल इंडेक्सिंग के बारे में आपको बताया था। तो जो सबसे फर्स्ट था आपका अबाउट द रैपिड इंडेक्सिंग था, ठीक है। और जो सेकंड मैंने बताया दैट वाज सिंपल इंडेक्सिंग। हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट दिस टू टाइप ऑफ इंडेक्सिंग मैथड। तो मैंने रैपिड इंडेक्सिंग में बताया था आपको कि एक प्लेट होती है, इंडेक्सिंग प्लेट होती है, ठीक है। इंडेक्सिंग प्लेट के साथ में कनेक्टेड होता है हमारा बिवल गियर। बिवल गियर जो कि एक शाफ्ट पर लगा हुआ होता है, और ये शाफ्ट में बना हुआ होता है वर्म, जो कि कनेक्टेड होता है वर्म गियर से, और ये वर्म गियर से कनेक्टेड होता है हमारा स्पिंडल, ठीक है। तो ये जनरल है ना, ये जनरल है। तो जब ये सिंपल सा प्रोसीजर है इंडेक्सिंग मेथड का, ठीक है। तो जब इस प्रोसीजर में से, कंप्लीट प्रोसीजर में से, पेट में से बीवल गियर से शाफ्ट और वर्म, ओके, फिर वर्म गियर एंड वर्म गियर में लगा हुआ उससे अटैच होता है स्पिंडल। तो जब वर्म गियर को डिटैच कर दिया जाता है यहाँ पे, है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, जब ये प्लेट से लेकर के वर्म तक अगर हम रिमूव कर देते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं, वर्म को वर्म गियर से, तो क्या बच जाता है यहाँ पर? वर्म गियर के साथ में लगा हुआ स्पिंडल बच जाता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये कहलाता है रैपिड इंडेक्सिंग। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये रैपिड इंडेक्सिंग कहलाती है, या फिर यही चीज को हम कहते हैं डायरेक्ट इंडेक्सिंग। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। फिर इसमें क्या करते हैं अपन, स्पिंडल लगा हुआ होता है, ये हमारा स्पिंडल हेड है, यहाँ पे ये स्पिंडल है, स्पिंडल के पीछे में लगा हुआ होता है हमारा वर्म गियर लगा होता है। इस वर्म गियर के पीछे में हम लगा देते हैं इंडेक्सिंग प्लेट, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। तो अब ये वाला अरेंजमेंट क्या हो गया, सिंपल इंडेक्सिंग क्या होगी, सिंपल जो ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ठीक है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये जो हमको नजर आ रहा है ना, ये पूरा अरेंजमेंट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ सिंपल इंडेक्सिंग मैकेनिज्म। प्लेट मतलब, इसका मतलब क्या है, इंडेक्सिंग प्लेट के साथ में लगा हुआ रहेगा हमारा बिवल गियर के साथ में हमारा लगा रहता है शाफ्ट। शाफ्ट कनेक्टेड रहता है, बिवल गियर शाफ्ट के ऊपर माउंटेड रहता है, शाफ्ट के ऊपर में वर्म रहता है, वर्म के साथ में कनेक्टेड होता है हमारा वर्म गियर, ओके। और वर्म गियर से स्पिंडल लगा हुआ था। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो है सिंपल इंडेक्सिंग कहलाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है गियर डिजाइन में, है ना। इस गियर डिजाइन की जैसे हमारे कोई भी कॉम्प्लेक्स जो भी सर्फेस, जो भी डिजाइनिंग प्रोसेस होती है, उसको माउंट करने के लिए हम ये प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्लेट यूज होता है, हम बार बार एक वर्ड यूज करते हैं, इंडेक्सिंग प्लेट। ये जो प्लेट यूज होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। जो प्लेट नंबर 1 है वो स्टार्ट होता है 15, 16, 17, ये सब साइज होल्स की साइज है, 18, 19 एंड 20 होल्स। इंडेक्सिंग प्लेट नंबर 1 में ये सब प्लेट की, ये सब होल्स की साइज होती है। उसी तरह से प्लेट नंबर 2 में जो होल्स की साइज होती है वो होता है 21, 23, 27, 29, 31 एंड 33 होती है। और प्लेट नंबर 3, 3 प्लेट होते हैं, तो प्लेट नंबर 3 में 37, 39, 41, 43, 47 एंड 49 होल्स की साइज होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये सब का क्या मतलब जैसे अगर गोल हमारा प्लेट है, ठीक है, गोल हमारा प्लेट है, तो यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे होल्स बने हुए होते हैं। तो ये जो होल्स की साइज है वो 15 से लेकर के 20 तक की वेरी करती है, 20 mm तक की वेरी करती है नंबरिंग, है ना। फिर वैसे ही होल्स की साइज, फिर यहाँ पर 21 से लेकर के 33, मतलब 21 mm का आपको मिलेगा, 23 mm का मिलेगा, 27 mm का मिलेगा, 29, 31, 33 की साइज का हमको इसमें होल मिलेगा अगर ये प्लेट नंबर 2 है तो। और अगर प्लेट नंबर 3 है तो हमको ये सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। तो हम इन सारे प्लेट्स को क्या करते हैं, ये यहाँ पर लगा होता है इंडेक्सिंग प्लेट, ठीक है। यहाँ इंडेक्सिंग प्लेट का इस्तेमाल करके हम अपने प्रोसेस को कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है, तो प्रोसेस को अपने डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रैपिड पढ़ा, हमने सिंपल इंडेक्सिंग पढ़ा। तो क्या होता है कि जब मान लीजिए हम गियर डिजाइन का एग्जांपल लेते हैं, हम गियर को डिजाइन कर रहे हैं थ्रू द रैपिड इंडेक्सिंग एंड सिंपल इंडेक्सिंग। तो रैपिड इंडेक्सिंग में ये चीज पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में बताया कि रैपिड इंडेक्सिंग में हम स्क्वायर कट निकाल सकते हैं या हेक्सागोनल कट निकाल सकते हैं जिनके साइड्स होते होंगे। ठीक है, इस तरह के कट्स के लिए हम रैपिड इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हमको एंगुलर कट वगैरह चाहिए तो हमको सिंपल इंडेक्सिंग में जाना पड़ेगा। तो कुछ सिंपल इंडेक्सिंग में भी क्या होता है, अगर मान लो हम सिंपल इंडेक्सिंग में गियर के डिजाइन कर रहे हैं तो इसकी एक लिमिट्स है कि मतलब पर्टिकुलर डायामीटर, मान लो ये हमारे गियर का सर्कल है तो पर्टिकुलर डायामीटर तक ही ये इंडेक्सिंग ये गियर डिजाइन हो पाएगा सिंपल में। मगर अगर हमको बड़ा साइज का बनाना है गियर, ठीक है, तो हम वो काम प्लेन या सिंपल इंडेक्सिंग में नहीं कर सकते। तो इसके लिए इंडेक्सिंग को और एडवांस किया गया। तो सबसे पहले उसमें आता है हमारा कंपाउंड इंडेक्सिंग मेथड। आपको सिंपल इंडेक्सिंग में मैंने बताया था, सिंपल इंडेक्सिंग में सिंपल इंडेक्सिंग कैलकुलेट करने का मेथड होता है हमारा NCR इक्वल्स टू 40 अपॉन एन नंबर ऑफ डिविजन, जहां पे एन क्या है, NCR क्या था हमारा, नंबर ऑफ क्रैंक रोटेशन था। ठीक है, और एन डिविजन क्या था कि हमको कितना, एन डिविजन मतलब हम यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टीथ को बनाना चाहते हैं। यहाँ अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इस ब्लैंक में 28 टीथ बनाना चाहते हैं, इस गियर में 28 28 दांतों की संख्या हम बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 28 लिखते हैं। तो जो डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी NCR। सपोज मैंने 40 डिवाइडेड बाई 28 कर दिया तो आंसर हमारा 13/7 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको क्रैंक को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन घुमाना है, उसके बाद हमको 3 into 7 21 वाले होल में पिन को फिक्स करना होगा। और कौन से प्लेट में, जब 21 वाला होल आ गया तो ये देखिए कौन से प्लेट है, 21 कौन से होल में आता है, प्लेट में आता है, प्लेट नंबर 2 में। ये 20 तक ही है सिर्फ प्लेट नंबर 1, तो कौन सा प्लेट हमको यूज करना है, प्लेट नंबर 2। ठीक है, ये हमको किस में मिलेगा, प्लेट नंबर 2। मतलब मेरे को मशीन में क्या लगाना है, प्लेट नंबर 2 लगाना है और पूरा एक क्रैंक को पूरा एक बार घुमा करके 21 नंबर के होल में पिन को फंसाना है, तब जाकर के जो कटिंग होगी उसमें मेरे को दांतों की संख्या 28 मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको मान लो दांतों की संख्या मुझे 80 चाहिए, तो ये इतना बड़ा जो होता है, मतलब जितना ज्यादा होगा उतना बड़ा हमारे गियर का डिजाइन जो है बढ़ता चला जाएगा, उतना बड़ा गियर का ब्लैंक मिलेगा। तो इतना बड़ा वैल्यू के लिए हमको ये पॉसिबल नहीं है कि हम सिंपल इंडेक्सिंग में कर पाए, तो इसलिए हम लोग करते हैं सिंपल इंडेक्सिंग की जगह हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड इंडेक्सिंग का। सिंपल इंडेक्सिंग की जगह इसलिए कंपाउंड इंडेक्सिंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बढ़े हुए दांतों की संख्या को यथावत हम बना सके। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है इसमें हम लोग को क्या रहता है कि इसका एक फॉर्मूला है। तो कंपाउंड इंडेक्सिंग मैंने जैसे बताया, सिंपल इंडेक्सिंग से जो काम नहीं हो पाता, फॉर दैट पर्पस वी यूज कंपाउंड इंडेक्सिंग। तो जैसे सिंपल इंडेक्सिंग को कैलकुलेट करने का एक मेथड था, वैसे ही कंपाउंड इंडेक्सिंग को कैलकुलेट करने का मेथड है 40/n इक्वल्स टू small n1 upon capital N1 plus minus small n2 upon capital N2. Now what is n, small n, n1, n2 and this one? Here capital N is the number of divisions required. ठीक है, and capital N1 is the hole used by the crank pin. Okay, कंपाउंड इंडेक्सिंग में। अब यहाँ पर N1 इज दिस वन, N2, अब यहाँ पे N2 भी है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपाउंड इंडेक्सिंग में हम दो नंबर अलग अलग दो साइज के होल्स का इस्तेमाल करने वाले, इसीलिए एक N1 इक्वल्स टू होल नंबर ऑफ होल यूज बाय द क्रैंक पिन। उसी एक प्लेट में अपन
दो होल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे मैं और डिटेल में आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे प्लेट नंबर 1 है, हमको क्या करना है, यहाँ पर बड़े साइज का एक गियर डिजाइन करना है, इसलिए हम कंपाउंड इंडेक्सिंग कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम सिंपल जैसे हम लोगों ने सिंपल इंडेक्सिंग में कैलकुलेट किया था तो हमारे टीथ की संख्या कितनी आ रही थी, 21 तो होल यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू मिला, मतलब एक रेवोल्यूशन के लिए 7 × 3 जो है 21, तो 21 होल, तो 21 होल जब हमारा आया तो हमको समझ में आया कि हाँ प्लेट नंबर 2 का मेरे को इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया सिर्फ सिंपल इंडेक्सिंग में, ये सिर्फ एक लिमिटेड साइज के लिए। अगर कंपाउंड इंडेक्सिंग में क्या होता है, एक ही प्लेट के 2 नंबर यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर एक ही प्लेट का 1 नंबर यूज हो रहा है, तो फर्स्ट प्लेट में जैसा हमारा प्लेट नंबर 1 है तो हम कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। प्लेट नंबर 1 से 16 18 ले सकते हैं, पॉसिबल है, 17 19 ले सकते हैं, 15 20 ले सकते हैं। उसी तरह से सेकंड नंबर प्लेट से 21 29 23 31 27 33 या 29 30 23 इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। प्लेट नंबर 3 में भी इसी तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। तो जब दो होल इस्तेमाल करते हैं, दो अलग अलग साइज के, तो वो कंपाउंड इंडेक्सिंग कहलाती है। तो एक हो गया हमारा n1 और दूसरा हो जाता है हमारा n2। तो यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा, सबसे पहले यही फाइंड आउट करना है कि हमको कौन सा प्लेट कौन सा प्लेट यूज करना है। जैसे हम लोगों ने सिंपल इंडेक्सिंग में निकाला, 21 वैल्यू आई तो हमने प्लेट नंबर 2 यूज किया। ठीक है, तो अब ये सबसे प्राइमरी है कि हमको प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3 से हमको कौन सा प्लेट इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो दीज आर द वैल्यूज, क्या है n1 n2 n3, कैपिटल n1 n2 n2, स्मॉल n1 n2 यहाँ मैंने बता दिया। एंड व्हाट इज दिस 40? 40 दिस 40 दिस स्टैंड्स फॉर जो हमारे वार्म गियर में जितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है, वार्म गियर में जितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं, एक्चुअली दिस नंबर इज 40, तो उसको ही हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि ये n क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ डिविजन्स रिक्वायर्ड। तो सपोज नंबर ऑफ डिवीजन n इक्वल्स टू हम 69 मान लेते हैं। ओके, तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज टू फैक्टराइज दिस n। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टराइज 69 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 23 इंटू 3 कर सकते हैं, तो वी विल गेट 69। ओके, टेक इट एज अ कैपिटल A। ठीक है, नाउ वी विल फैक्टराइज the number 40, that will be 5 into 2 into 2 into 2, that will be capital B। ठीक है, तो यहां से जब हमको 23 मिला तो सी कौन सी प्लेट में 23 नंबर ऑफ होल आता है, प्लेट नंबर 1 में नहीं है, यहाँ पर आता है प्लेट नंबर 2 में। ठीक है, तो जब हमको 23 यहाँ पर मिल गया है तो हम क्या देखेंगे, अब हम इसमें से कोई भी दूसरा, पहला तो हमको फैक्टराइज करने से मिल गया, अब कोई भी हमको दूसरा निकालना है, तो हम 27 ले सकते हैं, 29 ले सकते हैं, 31 ले सकते हैं, 33 ले सकते हैं। इसमें से हम कोई भी प्लेट, हम इसमें से कोई सा भी होल हम चूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मैं 27 ले लेती हूँ। ठीक है, जस्ट उसके बाद वाला आप कोई भी ले सकते हैं, मगर इसका एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब दोनों को हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद जो न्यूमरेटर है वो हमेशा 1 आना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे आप चेक करेंगे कि मेरा 27 सही है जो मैंने लिया है, कि 29 जो लिया है वो सही है, कि 31 जो मैंने लिया है वो सही है, कि 33 मैंने लिया है वो सही है। जस्ट लेट्स सी डू द न्यूमेरिकल विद 27। ठीक है, तो लेट्स कीप इट एज दिस वन इज A, दिस वन इज B, है ना। तो सेकेंड फैक्टराइज करते हैं अपन, टेक इट एज 27 एंड 27 को हम जो पहले नंबर का प्लेट था 23 से माइनस करेंगे। दीज आर द स्टेप्स, है ना, ये स्टेप्स है, दीज आर द रूल्स। तो ये 4 आ गया, तो 4 विल बी फैक्टराइज एज 2 into 2। तो लेट्स टेक इट एज अ C। नाउ वी विल वर्क फॉर द D। नाउ we will factorize the whole on both circle। तो पहला हमको क्या मिला है, 23 into 1 पहला सर्कल, और दूसरा हमको मिला 27, मतलब 3 into 3 into 3। लेट अस टेक इट एज अ D। ओके, अब हम चेक करेंगे कि 27 जो हमने लिया है वो सिलेक्ट सही है कि नहीं। तो वी विल डू A into C अपॉन B into D। तो यहाँ पर A हमने क्या लिया था, क्या क्या आया था, 23 into 3,
C क्या है हमारे पास में 2 into 2. What is B? B is 5 into 2 into 2 into 2. फिर into D क्या है हमारे पास ये 23 into 1 into 3 into 3 into 3. तो यहाँ से 23 कट हो गया, 3 और एक 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 into 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो व्हेन वी विल कैलकुलेट वी विल गेट 1/90. तो ये हमने चेक किया है, ओके। तो अगर हमारा न्यूमरेटर में 1 आ जाता है, ये पूरा फ्रैक्शन करने के बाद अगर हमारा न्यूमरेटर में 1 आ जाता है, दैट मीन्स द सेकेंड होल वी हैव सिलेक्टेड इज करेक्ट, ठीक है। तो जब मैंने 27 जो सिलेक्ट किया है ना, जो मैंने 27 सेलेक्ट किया है, दिस इज करेक्ट, ओके। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला लगाने के बाद अगर ये न्यूमरेटर में 1 यहाँ पर नहीं आता, तो यानी मैंने जो 27 कलर सेलेक्ट किया है वो गलत है, ठीक है। तो फिर मुझे नेक्स्ट के लिए चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 27 लिया है, सो इट इज द करेक्ट होल। नाउ अब हमको मिल चुका है कि कैपिटल N1 इक्वल्स टू 23 हो गया, कैपिटल N2 इक्वल्स टू 27 हो गया, एंड लेट अस एज्यूम N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू 90 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं। वी हैव द फॉर्मूला इज दिस वन, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम लगाएंगे 40/n. व्हाट वाज द फॉर्मूला? 40/n इक्वल्स टू स्मॉल n1 अपॉन कैपिटल N1, एक बार प्लस कर लेते हैं, फिर स्मॉल n2 अपॉन कैपिटल N2, साथ में यहाँ पर 40 अपॉन कैपिटल N, स्मॉल n1 अपॉन n1 माइनस स्मॉल n2 अपॉन कैपिटल N2 करते हैं। नाउ वी विल पुट द वैल्यू। तो इसमें हमने n1 को क्या माना है? 90 माना है। यहाँ पर 23 प्लस 90 अपॉन 27, यहाँ पर आ जाएगा n1 स्मॉल n1 90 अपॉन 23 माइनस 90 अपॉन 27। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट हियर, यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगा 500 अपॉन 69 और यहाँ पर मिलेगा हमको 40 अपॉन 69। तो ये 40 अपॉन 69 क्या है हमारा? इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला जो हमने एडिशन किया है, यहाँ एडिशन नहीं करना है, हमको माइनस करना है। 40/n आ गया ना, तो हमको 69 ही चाहिए था, ठीक है। हमने 69 से ही शुरुआत की थी। देखिए, ये देखिए n जो है हमने लिया था यहाँ पर 69, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 49/69 आ रहा है, 40/69 आ रहा है, इसका मतलब हमने जो वैल्यू चूज की है वो सही है, 23 और 27, यानी प्लेट नंबर 2 का 23 होल यूज होगा और 27 नंबर का होल यूज होगा ना। तो हमारा करेक्टेड वन कौन सा है? यहाँ पर एज पर द फॉर्मूला हमको क्या मिला? 40/69 इक्वल्स टू 90/23 minus 90/27. So we will factorize this 90/23 as 21/3 into 21/23 and 3 into 9/27. ठीक है, यहाँ से अपन 3 को कॉमन निकाल लेंगे एंड द डिफरेंस जो इसमें अमाउंट बचेगा 21/23 माइनस 9/27, ये हमको फाइनल वैल्यू मिलेगी। तो व्हाट डज इट मीन 21/23 माइनस 9/27 का मतलब क्या है कि फॉर 69 डिविजन्स, है ना, फॉर 69 डिविजन्स we have to select plate 23 and the whole space will be 21 in clockwise direction. इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या? क्यों क्लॉकवाइज डायरेक्शन? बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, प्लस साइन है, ठीक है। और एंड यहाँ पर क्या करना है? प्लेट का 27th होल लेंगे एंड द होल स्पेस विल बी यहाँ 21 था, यहाँ पर 9 इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज
डायरेक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे प्लस है इसलिए क्लॉकवाइज या फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से कंपाउंड इंडेक्सिंग की न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग एजम्पशन लेकर के इसमें काम करते हैं। तो एक ही प्लेट का कंपाउंड इंडेक्सिंग में क्या हो रहा है, एक ही प्लेट के दो होल एक साथ यूज होते हैं, और जबकि सिंपल इंडेक्सिंग में एक प्लेट का सिर्फ एक ही होल यूज होता है फॉर द इंडेक्सिंग पर्पस। ओके, so the next topic we are going to start is about the differential indexing. What is differential indexing? ठीक है, तो ये क्या था, कंपाउंड इंडेक्सिंग जो है पूरा मैनुअल प्रोसेस है ना, यहाँ से हमको यहाँ से ये वैल्यूज मिल जाती है और हम इसको चेंज करके बनाते हैं। डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में क्या होता है, ये मैनुअल प्रोसेस नहीं होता है, द ऑटोमेशन, the automatic way to carry out compound indexing is differential indexing. ठीक है, ऑटोमेटिक मेथड ऑफ द कंपाउंड इंडेक्सिंग इज द डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। तो ये मेथड को करने के लिए, इसको ऑटोमेटिक करने के लिए दो तरह के गियर ट्रेन का इस्तेमाल होता है। टू टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन्स आर यूज। गियर ट्रेन आपने पढ़ा हुआ है, तो पहला है आपका सिंपल गियर ट्रेन, इसके बारे में मैं नहीं बिल्कुल बताऊंगी क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े चुके हैं इसको। और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन। इन दो गियर ट्रेन का इस्तेमाल करके हम कंपाउंड इंडेक्सिंग को ऑटोमेटिक कर देते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इज एंगुलर इंडेक्सिंग। एंगुलर इंडेक्सिंग में क्या होता है, फिर हमने को क्रैंक मूवमेंट निकालना है। क्रैंक मूवमेंट विल बी कैलकुलेटेड एज एंगल रिक्वायर्ड अपॉन 90 डिग्री। ठीक है, एंगल रिक्वायर्ड अपॉन 90 डिग्री। तो एंगुलर इंडेक्सिंग में क्या होगा, हमको एंगुलर कट मिलेगा। ओके, एंगुलर इंडेक्सिंग इज यूज्ड वेयर द ग्रूव्स एंड द कट्स आर टू बी मेड इन अ गिवन एंगल। जैसे हम लोग 45 डिग्री ले रहे हैं, हमको कट करना है, 60 डिग्री हमको कट करना है, तो हम इस मेथड से निकाल करके हमको क्रैंक मूवमेंट मिल जाएगा। और क्रैंक मूवमेंट मिलने के बाद में हम उस होल पे, उस प्लेट के उस होल में उसको अपन इक्वली स्पेस्ड करके जैसा हमको वैल्यू मिलेगा हम उस प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज द एंगुलर इंडेक्सिंग। इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मिलिंग जो है खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ग्राइंडिंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।